हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो जैसा कि आज हम आप लोगों से बात करें कि हम लोग 12th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर का 2nd लेक्चर लेके आए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 2nd लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2, मेल सेक्स ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे आज अपन? मेल सेक्स ऑर्गन। आज अपन लोग पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन में मेनली हमारा टेस्टिस आएगा, है ना। यहाँ पे मेनली हम पढ़ेंगे टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में हम पढ़ेंगे टेस्टिस। मतलब यहाँ पे आएगा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसमें हम पढ़ेंगे टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसमें अपन पढ़ेंगे पेनिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वॉसिफ्रेंसिया। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में, और प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में पढ़ेंगे टेस्टिस। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका डेवलपमेंट देखते हैं। तो जो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है, मतलब जो इसका ओरिजिन होता है, जो इसका ओरिजिन है वो मेसोडर्मल होता है। ठीक है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस ये जान लीजिए आप कि जो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है, जो ओरिजिन होता है, इसका क्या होता है? मेसोडर्मल होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिटेल से समझेंगे कि टेस्टिस का कैसे अपने को स्टडी करना है। यहाँ पे एक और हार्मोन्स के बारे में आप लोग जान लो। HCG हार्मोन होता है, मतलब ह्यूमन कॉर्टिकॉइड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन क्या काम करता है? हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो इसका फंक्शन होता है हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, है ना। टेस्टिस और ओवरी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है HCG हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है मेल में मेल कैरेक्टर को, और फीमेल में फीमेल कैरेक्टर को इम्प्रूव करता है। मतलब ये क्या होता है? इन मेल कैरेक्टर को, मेल कैरेक्टर को बढ़ाता है, और फीमेल कैरेक्टर को कम करता है। बट इन फीमेल में क्या करता है? मेल कैरेक्टर को कम करता है और फीमेल कैरेक्टर को बढ़ाता है HCG हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, HCG हार्मोन। इसके बाद चलिए अपन लोग डिटेल से देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस। हमारा टेस्टिस पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, फिर देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो सबसे पहले अपन टेस्टिस की बात करते हैं। दीपक थोड़ा पानी दे दो, गला सूख रहा है। यदि अपन टेस्टिस की बात करें, तो टेस्टिस सबसे पहले कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे उसका ग्रोथ होता है, कैसे क्या चीज़ें होती है। तो टेस्टिस में सबसे पहले यदि हम बात करें, तो जैसे ये टेस्टिस अपन ये बना लिए एब्डोमेन। क्या बना लिए? ये एब्डोमेन बना लिए। ठीक है, यहां से अपन एक काम करिए, स्क्रोटम सैक भी बना दीजिए। ये स्क्रोटम सैक हो गया। ठीक है, ये स्क्रोटम सैक हो गया। टेस्टिस क्या होता है? पहले टेस्टिस है एब्डोमेन में 1 पेयर टेस्टिस। ये टेस्टिस है सबसे पहले कहाँ? एब्डोमेन में 1 पेयर टेस्टिस है। ये टेस्टिस
बाई गुवर्नेकुलम, एब्डोमेन से गुवर्नेकुलम के थ्रू ये टेस्टिस कहाँ आ गई, ये है गुवर्नेकुलम या मीजोर्चियम। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या था, जब बच्चा पेट में था मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज, टेस्टिस जो ग्रोथ, जो टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा था वो एब्डोमेन में हो रहा था, है ना। ये वाला इसके ऊपर का जो स्पेस है वो एब्डोमिनल है, इसके नीचे का वाला है स्क्रोटम सैक। ठीक है, तो एब्डोमेन से टेस्टिस जो है तो गुवर्नेकुलम कॉर्ड के थ्रू, गुवर्नेकुलम कॉर्ड से अटैच रहती है, कहाँ कहाँ से, स्क्रोटम सैक से, है ना। ये अपना स्क्रोटम सैक है, स्क्रोटम सैक। अब ये क्या होता है, स्क्रोटम सैक और एब्डोमेन, मतलब ये स्क्रोटम सैक ऊपर एब्डोमेन नीचे स्क्रोटम सैक। तो एब्डोमेन से जो स्क्रोटम सैक है तो एक कैनाल द्वारा जुड़ा रहता है जिसको हम बोलेंगे इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू हमारा गुवर्नेकुलम कॉर्ड कहाँ आता है, स्क्रोटम सैक में। जो स्क्रोटम सैक होता है तो वो कितनी लेयर का बना होता है, तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलेंगे क्रीमेस्टर। ये वाली लेयर हो गई क्रीमेस्टर। ठीक है, उसके ये टेस्टिस है जो कि गुवर्नेकुलम से अटैच होती है। ये ठीक है, क्रीमेस्टर के बाद ये होता है डाल्टोस लेयर, जो कि डाल्टोस मसल्स का बना होता है, और नीचे वाला ये होता है स्किन। ठीक है, तो स्क्रोटम सैक के ये 3 लेयर हो गए, क्रीमिस्टर, डाल्टोस लेयर और स्किन। अब स्क्रोटम सैक जो अटैच होता है ये अटैच होता है गुवर्नेकुलम से, गुवर्नेकुलम से देखिए अटैच था। तो टेस्टिस कहाँ थी पहले, टेस्टिस एब्डोमेन में थी, एब्डोमेन से गुवर्नेकुलम कॉर्ड के थ्रू इंग्वाइनल कैनाल से स्क्रोटम सैक के अंदर आ गई, जो कि स्क्रोटम सैक के अंदर आई क्रीमेस्टर लेयर से अटैच हो जाती है, क्रीमेस्टर लेयर से अटैच हो जाती है बाया गुवर्नेकुलम या मीजोर्चियम भी इसको बोलेंगे, मीजोर्चियम भी बोलेंगे, इससे अटैच हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, स्क्रोटम सैक के बाहरी आउटर लेयर को हम स्किन बोल दिए, और बीच में होती है डाल्टोस लेयर या डाल्टोस मसल्स, जो कि रेगुलेट द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रेगुलेट करती है। अब सवाल ये आता है कि टेस्टिस पहले एब्डोमेन में थे तो हमारे ये स्क्रोटम सैक में क्यों आए, यहाँ क्या जरूरत थी, तो फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो बॉडी टेम्परेचर है 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। ठीक है, स्क्रोटम सैक का 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस बॉडी टेम्परेचर 2 to फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस कंपेयर टू बॉडी, मतलब जो टेस्टिस का टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए।
ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर यदि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारे स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर होना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कैसे होगा, तो टेस्टिस को तो हम कहाँ ला लिए, स्क्रोटम सैक में तो ला लिए टेस्टिस को, लेकिन स्क्रोटम सैक में लाने के बाद टेम्परेचर कैसे कम होगा, तो टेम्परेचर कम होने के लिए जो डाल्टोस लेयर होती है तो ये टेम्परेचर रेगुलेट करती है। यदि आप समर सेशन की बात करोगे तो समर में क्या होता है, स्क्रोटम सैक के डाल्टोस लेयर में क्या होता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होता है, जिस वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हीट लॉस हो जाता है। यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रिलैक्सेशन में होगा इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और हीट लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन होगा। बट यहाँ पे विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में होगा कॉन्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रिक्शन होगा और कॉन्ट्रिक्शन की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, हीट लॉस कम होगा। तो ये हमारा मेंटेन कौन करता है, डाल्टोस लेयर्स, डाल्टोस लेयर जो होती है, डाल्टोस मसल्स जो होती है और रेगुलेट टेम्परेचर रेगुलेट करता है। मतलब हमारी 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड किसका, स्क्रोटम सैक का मेंटेन करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में कितनी कौन कौन से नर्व्स, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स अंदर आती हैं, कौन कौन सी बाहर जाती हैं। यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा एक स्पर्मेटिड कॉर्ड भी हम इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड कॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि स्पर्मेटिड फेसिया प्लस, जो कि जो स्पर्मेटिड फेसिया प्लस इलास्टिन फाइबर की बनी होती है, इलास्टिन फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है, स्पर्मेटिड फेसिया और इलास्टिन फाइबर की बनी होती है। और इस कॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इस कॉर्ड में 5 चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, इंक्लूडेड रहता है। तो इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है वॉस डिफरेंस, गोनेडियल आर्टरी जो प्योर ब्लड लेके अंदर आती है, गोनेडियल वेन जो ब्लड लेके जाती है, गोनेडियल नर्व और लिम्फेटिक, ठीक है। ये 5 चीज़ें टेस्टिस के अंदर या बाहर रहती हैं, 5 कॉर्ड हैं जो टेस्टिस के अंदर या बाहर जाती हैं, ठीक है, एंट्री करती हैं टेस्टिस के अंदर। तो ये हो गया हमारा स्पर्मेटिड कॉर्ड, ठीक है, जो कि स्पर्मेटिड फेसिया प्लस इलास्टिन फाइबर का बना होता है ना। चलिए टेस्टिस के लिए यदि हम एक दो गोल्डन की पॉइंट और देखें, तो सबसे पहले आपको पता है कि लेयरिंग ऑफ स्क्रोटम सैक, जो स्क्रोटम सैक की लेयर्ड होती है वो फ्लेक्सिबल और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक फाइबर की। इफ नॉट टेस्टिस कम इन स्क्रोटम सैक इज कॉल्ड अनडिस्टेंडेड टेस्टिस, है ना। कभी कभी क्या होता है, टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, स्क्रोटम सैक के अंदर नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे टेस्टिस को हम बोलेंगे अनडिस्टेंडेड टेस्टिस या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक। फिर उसके बाद बोले कस्ट्रेशन, कस्ट्रेशन मतलब कि ऐसी प्रोसेस जहां टेस्टिस को कुचल दिया जाता है, ये होता है क्रूसिंग प्रोसेस। मतलब ये ज़्यादातर एनिमल्स वगैरह में होता है। यदि हम एनिमल्स को अपने घरेलू यूज करते हैं घरेलू, तो उनके टेस्टिस को पहले कुचला जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनडिस्टेंडेड टेस्टिस। इससे क्या होता है कि पशु या एनिमल्स जो होते हैं तो हमारे कंट्रोल्स में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से उनमें ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता है ना, तो वो होता है क्रसिंग टेस्टिस। उसके बाद देखेंगे इफ टेस्टिस इज परमानेंटली फिक्स्ड इन एब्डोमेन, यदि हमारी टेस्टिस कंप्लीटली एब्डोमेन में फिक्स हो गई है, स्क्रोटम सैक में आई ही नहीं, तो उस टाइम पे जो स्क्रोटम सैक होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर आता है, जो कि प्रोटोथीरियंस और प्रोबोसिडा में होता है, यानी कि एलिफेंट वगैरह में जो स्क्रोटम सैक होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए यहीं पे टेस्टिस से रिलेटेड हम एक डिजीज भी देखेंगे, है ना। ये स्क्रोटम सैक है, ठीक है।
तो यहाँ से क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कभी कभी टेस्टिस को प्रेस करती है, जैसे ये टेस्टिस है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कभी, जो इंटेस्टाइन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कभी कभी स्कोटम सैक के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्कोटम सैक के अंदर आना और टेस्टिस में प्रेशर अप्लाई करती है, टेस्टिस में एक प्रेशर लगाती है जिससे अपने को पेन होता है। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं हर्निया। क्या बोलते हैं इसको? हर्निया। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम करते हैं हर्नियोप्लास्टी। ठीक, ये स्कोटम सैक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके दोनों साइड, मतलब कि इसके यहाँ और यहाँ दोनों साइड हम कट लगाते हैं और कट लगा के स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसके ट्रीटमेंट को हम बोलेंगे हर्नियोप्लास्टी। ट्रीटमेंट को बोलेंगे हम इसको हर्नियोप्लास्टी, या इसको आप इंग्वाइनल हर्निया भी बोल सकते हो। इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया में जो हमारा इंटेस्टाइन होता है स्क्रोटम सैक के अंदर आ जाता है, जिस वजह से टेस्टिस में प्रेशर लगता है, अपने को पेन होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों साइड से कट करके और अपना स्मॉल इंटेस्टाइन को स्क्रोटम सैक से बाहर निकाल देते हैं। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्क्रोटम सैक से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पैक से फिक्स कर देते हैं इस, है ना, इस जगह को, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे, है ना, हर्नियोप्लास्टी। इसके ट्रीटमेंट को, हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया के ट्रीटमेंट को बोलेंगे हर्नियोप्लास्टी।